वो एफ जो है इस कानून का, उसमें ख़ास तौर पे लिखा गया है डेजिग्नेटेड एरिया कि किस जगह ये इसका इतलाक़ होगा। तो लिख देते हैं कि इस्लामाबाद में इतलाक़ होगा, लेकिन नहीं, वहाँ लिखा हुआ कि मौज़ा संजानी में इतलाक़ होगा, क्योंकि जलसा मौज़ा संजानी में था। शायद वाहिद कानून के अंदर लिखा हुआ है कि जो मर्जी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, 2-3 जगह लिखा हुआ है, जो मर्जी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट फैसले करते रहें, ये कानून उनसे ज़्यादा है, ये कानून उन फैसलों के ताबे नहीं है। और अभी ये मामला ख़त्म नहीं हुआ, ये मामला अभी जारी है, अभी आईनी तरमीम की कोशिश हो रही है। वो भी बिल हमने देखे नहीं है, लेकिन जो बातें सुन रही हैं वो इससे भी ज़्यादा खौफनाक है। और मैं चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब से तवक्को रखूँगा, उनके लिए लोगों के दिल में बड़ा एहतराम था, उस एहतराम में काफ़ी कमी वाक़या हो गई। आज वो अपनी, हम जिसे लेगेसी कहते हैं, उसको बहाल करने का एक तरीका है उनके पास। और मैं क्योंकि उनको सपोर्ट करने वाले, उनको जानने वाले लोगों में से था। जलसा इस्लामाबाद से बाहर था, 10-15 किलोमीटर बाहर था। गवर्नमेंट ने सारा इस्लामाबाद बंद कर दिया, इंटरनेट आधी स्पीड पे कर दिया, हर सड़क पे कंटेनर लगे हुए थे, अंदर आने के रास्ते भी बंद, बाहर जाने के रास्ते भी बंद। जी प्यारे जी, अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक अहम कौमी मसले पर बात करनी है। हमारी जमात अवाम पाकिस्तान ने पिछले 2 दिन में काफ़ी इन इशूज़ को देखा, मुशावरत की है, और ये मुल्क की बदकिस्मती है कि आज एक नाम नहाद जमहूरी हुकूमत के होते हुए ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं जो मार्शल के बदतरीन दौर में भी नहीं थे। 8 सितंबर को इस्लामाबाद में एक जलसा, एक सियासी पार्टी को इजाज़त मिली जलसा करने की। उस जलसे से पहले क्या हुआ, उस जलसे के दौरान क्या हुआ, उस जलसे के बाद क्या हुआ, ये इस मुल्क की आज की जो सियासी रवायात हैं, जो सियासी कदरें हैं, उसकी अक्कासी करता है। हुकूमत खौफजदा है किसी बात से। आपने अपोजिशन लीडर को जेल में डाला हुआ है, असेंबली में कुछ करने नहीं देते, हर शख्स पे पर्चे हैं, उसके बावजूद खौफजदा है। तो 2 मिनट ने जलसा इस्लामाबाद से बाहर था, 10-15 किलोमीटर बाहर था। गवर्नमेंट ने सारा इस्लामाबाद बंद कर दिया, इंटरनेट आधी स्पीड पे कर दिया, हर सड़क पे कंटेनर लगे हुए थे, अंदर आने के रास्ते भी बंद, बाहर जाने के रास्ते भी बंद। यानी हुकूमत खुद मैसूर होकर रह गई। ये कौन सी जमहूरियत है? आपने इजाज़त दी हुई है जलसा करने की, आप अपने आप को मैसूर कर दिया, अपने दारुल हुकूमत को बंद कर दिया। उससे पहले 6 तारीख को एक कानून पास किया गया, उस पर मैं भी आऊँगा। अब जलसे के दौरान वज़ीर आला KP ने एक तकरीर फरमाई, कुछ और हज़रात ने भी तकारीर फरमाई। पूरे जलसे के अंदर अवाम की कोई बात नहीं हुई, सिर्फ गाली गलौच, एक दूसरे पर इल्ज़ामात। जो अल्फाज चीफ मिनिस्टर साहब ने इस्तेमाल किए वो किसी को ज़ेब नहीं देते। उनकी मज़म्मत ना हो तो ये जमहूरियत का हक अदा नहीं होगा। और जब आप एक ज़िम्मेदार आइनी ओहदे पर हों तो फिर जो लफ्ज़ आपके मुंह से निकलता है उसकी अहमियत होती है, लोग देखते हैं, वो आपकी जमात की अक्कासी करता है, आपकी शख्सियत की अक्कासी करता है। क्या ये अल्फाज वापस लेने पर भी तैयार नहीं है? ये जमहूरी कदरें आज मुल्क में रह गई हैं। ये बदनसीबी है। ना जमहूरियत की बात है, ना अवाम की बात है, ना मुल्क की बात है, ना मुल्क की मुश्किलात की बात है। इससे पहले एक कानून जो पास किया गया, जिसको एक हाउस में PMLN ने पेश किया, दूसरे हाउस में पीपल्स पार्टी ने पेश किया, ये पीसफुल असेंबली एंड पब्लिक ऑर्डर एक्ट 2024 है। बहुत से कानून मौजूद हैं, कोई कमी नहीं है कानून की। अवाम को के इज्तिमा को रोकने के लिए हमारे पास कानून की कमी नहीं है। मार्शल हुकूमतों ने इतने कानून बनाए हुए, अंग्रेज़ ने बनाए हुए थे कि आपको किसी नए कानून की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप इस
कानून की जो शिक 2A है उसको पढ़ लें कि असेंबली किस चीज़ को कहते हैं। आप हैरान हो जाएंगे कि आप जो नमाज भी पढ़ रहे होंगे जुमे की या कोई और नमाज जब 15 से ज़्यादा आदमी है किसी मस्जिद में, वो भी एक असेंबली है जो इस कानून के तहत आएगी। और फिर कानून बनाते वक्त जब हुकूमत खौफजदा है किसी बात से, आपने अपोजिशन लीडर को जेल में डाला हुआ है, असेंबली में कुछ करने नहीं देते, हर शख्स पे पर्चे हैं, उसके बावजूद खौफजदा है, तो 2F जो है इस कानून का, उसमें ख़ास तौर पर लिखा गया है डेजिग्नेटेड एरिया कि किस जगह ये इसका इतलाक़ होगा। तो लिख देते कि इस्लामाबाद में इतलाक़ होगा, लेकिन नहीं, वहाँ लिखा हुआ कि मौज़ा संजानी में इतलाक़ होगा, क्योंकि जलसा मौज़ा संजानी में था। वो भूल गए गलती से, मतलब मतलब मकसद तो यही था कि मौज़ा संजानी में। तो ख़ास तौर पर कानून बनाया गया है पाकिस्तान का, जिसको कौमी असम्बली ने भी पास किया, सेनेट ने भी पास किया, और वो मौज़ा संजानी और इस्लामाबाद के बाकी इलाकों के लिए। तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज हमारी हुकूमत की कैफियत क्या है। भाई आप क्यों जलसे से घबराते हैं? जलसे करना अवाम का हक है, अपोजिशन का हक है, ये बुनियादी हक है। आपका आइन आर्टिकल 16 आपको ये हक देता है, उसमें ये इजाज़त है कि आप माकूल हद तक कदगन, रीजनेबल हद तक आप कदगन लगा सकते हैं अवाम के लिए, ताकि अवाम को तकलीफ ना हो। तो यहां पर जो कानून बना है वो तो मुकम्मल तौर पर, आज आप इस्लामाबाद में कोई अमल करेंगे, अगर आप 15 सहाफ़ी यहां से निकल कर जाएंगे इस सामने वाले ग्राउंड तक, तो आपको 1 हफ्ता पहले इजाज़त लेनी होगी। इजाज़त देना दे उनकी मर्जी है, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी के इशू भी यहाँ शामिल है कि आज आपका दारुल हुकूमत नेशनल सिक्योरिटी के इशू का शिकार है। और फिर आप वहाँ जाएंगे, इलीगल असेंबली हो गई, आपको एक थानेदार जो है वो आप पर FIR काट देगा, इस कानून के तहत 3 साल सज़ा है आपको, और वो मजिस्ट्रेट देगा, वो एडिशनल सेशन जज की अदालत में नहीं जाएगा, मजिस्ट्रेट आपको 3 साल की सज़ा दे सकता है। और आपने एक दफ़ा ये अमल किया, ये कानून तोड़ा, दूसरी दफ़ा आपको 10 साल की सज़ा है। ये अंधे कानून, ये काले कानून जो हैं जो आप बनाते हैं, और मैं आपको हकीकत से कहता हूँ, इस कौमी असम्बली में सेनेट ने किसी शख्स ने ये कानून नहीं पढ़ा। एक दिन में कौमी असम्बली में पास हुआ, एक दिन में सेनेट में पास हुआ, ना कमेटियों में गया, ना किसी ने बहस की। आज कौमी असम्बली में मेंबरान हम जब जाते थे, मैं वहाँ था, हम अक्सर सुप्रीम कोर्ट के बाहर जाकर एहतजाज करते थे, प्रेसिडेंसी के बाहर करते थे, असम्बली से निकलते थे, सड़क में जाते थे। अगर 15 MNA या 15 सेनेटर से ज़्यादा कल सड़क में निकलेंगे, इस कानून का इतलाक़ उन पे होगा। आपने अवाम की असम्बली का जो हक है उनसे ले लिया है आपने। ये कानून आइन की मुकम्मल खिलाफवर्जी है, हर तरीके से ये आइन के अंदर जो राइट टू असम्बली है, जो आर्टिकल 16 है, उसकी नफ़ी है। और पास किया है हमारे जो कौमी असम्बली और सेनेट में लोग बैठे हुए हैं, हर जमात वहाँ मौजूद है। PTI ने बात की है इस कानून के बारे में, क्यों नहीं करते? असम्बली के अंदर मौजूद है, सेनेट में मौजूद है, क्यों नहीं करते? आज जो इक़्तिदार में, इनको खुद महसूस होना चाहिए कल आप अपोजिशन में होंगे और वहाँ आपको तकलीफ होगी इस कानून से। ये काले अंधे कानून हमेशा नुकसानदेह होते हैं मुल्क के लिए, हम सब ने भुगते हैं। और वहाँ हम सब वादे करते थे अपोजिशन में कि हम ऐसे कानून कभी ना बनाएंगे और उनकी नफ़ी भी करेंगे। तो अभी प्राइम मिनिस्टर साहब बात कर रहे हैं, तो वो ख़त्म कर लें, फिर हम शुरू कर लेंगे। तो आज मेडल बांट लिए जी। अच्छा, तो गुजारिश ये है कि एक जलसे के लिए अपोजिशन से खाइफ होकर आप कानून बना रहे हैं और अंधे काले कानून बना रहे हैं। आपने आज इस्लामाबाद में अवाम का तमाम हक जो है फ्री असम्बली का, जो आइनी हक है, उसको सलब कर दिया और उस पर कोई बोला नहीं है। बदनसीबी ये है, क्या उनको एहसास नहीं है कि ये क्या कानून है, इसके क्या असरात होंगे? ये आपका दारुल हुकूमत है। आज पाकिस्तान के दारुल हुकूमत में जमहूरियत नहीं है, अमरीयत है। एक SHO की मार है सारे कौमी असम्बली के मेंबरान और सेनेट के मेंबरान, हम सब भी जो बैठे एक SHO की मार है। एक SHO फैसला कर ले कि ये अनलॉफुल असम्बली हो गई, ये फैसला भी उसका है कि वो आपको परमिट मिला हो लॉफुल असम्बली का, आपने कोई ऐसी बात की कि वो कहे कि ये अनलॉफुल हो गई है, वो अनलॉफुल हो जाएगी। ये मैं छोटी सी बात का टाइम है, मैं छोटी सी बात कर देता हूँ। 1970 का इलेक्शन था, मेरी 10-11 साल उम्र थी। हमारे मोहम्मद हनीफ साहब
पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे मरी से, सूबाई असम्बली के, उनके बेटे आज बहुत बड़े एंकर हैं। तो वो तकरीर कर रहे थे माल रोड पे। उस बारे में ये बड़े जलसे नहीं होते, छोटी तकारीर होती थी, लोग खड़े हो जाते थे जो गुजर रहे होते थे। तो नीर साहब ने बड़ी बहुत नफीस आदमी थे, बड़ी खूबसूरत तकरीर करते थे। उन्होंने तकरीर की तो बीच में SHO था जो साइड में खड़ा हुआ था, मार्शाल्लाह का ज़माना था। तो नीर साहब ने कहा कि मैं आपको ये खान के करतूत बता सकता हूँ, लेकिन मैं बताऊँगा तो ये जो मूंछ वाला थानेदार है मुझे गिरफ्तार करके ले जाएगा। तो आज यही कैफियत पाकिस्तान की भी हो गई है कि आप कोई बात करेंगे तो मूंछ वाला थानेदार आपको पकड़ के ले जाएगा और 3 साल की सज़ा भी आपको मिल सकती है। दूसरी दफ़ा करेंगे तो 10 साल की मिलेगी। ये शायद वाहिद कानून है पाकिस्तान का जिसमें एक कानून को दूसरी दफ़ा तोड़ने पर सज़ा बहुत ज़्यादा है, 3 से 10 साल रह जाएंगे आप। ये आज हमारे मुल्क की जमहूरियत है और ये जमहूरियत की हालत है जिसको खुद तमाम सियासी जमातें मिलकर अपने हक़ को इस कानून के ताबे कर रही हैं, अपने आप को एक SHO एक DC के ताबे कर रही हैं। क्या आपको शर्म नहीं है? क्या किसी लीडर को या शर्म नहीं आती मैं क्या कानून पास कर रहा हूँ? आपको तारीख क्या याद करेगी कि इस पूरी असम्बली ने, सेनेट ने और कौमी असम्बली ने अपने आप को एक SHO और DC के ताबे कर दिया। जो वो कहेंगे वो बात दुरुस्त होगी। एक और कानून भी पास हुआ है, इलेक्शन सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट 2024, परसों गैजेट नोटिफिकेशन आया है। ये कानून जो है मुकम्मल तौर पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था स्पेशल सीट्स वाला, रिजर्व सीट्स वाला, उसकी मुकम्मल नफ़ी है। एक एक चीज़ चुनकर उस फैसले से उसकी नफ़ी इस कानून के ज़रिए की गई है। और आप ये अंदाज़ा लगा लें, ये कानून 9 तारीख से काबिल अमल है। इसका इतलाक़ 2017 से होगा। जो चीज़ 7 साल कानूनी रही है वो आज गैर कानूनी है। इस तरह दुनिया में कोई कानून बनते हैं और लिखा हुआ है, ये शायद वाहिद कानून के अंदर लिखा हुआ है कि जो मर्जी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, 2-3 जगह लिखा हुआ है, जो मर्जी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट फैसले करते रहें, ये कानून उनसे ज़्यादा है। ये कानून उन फैसलों के ताबे नहीं है। आपने आज अदालतों की नफ़ी कर दी, आपने आइन की नफ़ी कर दी एक कानून बनाकर। और इस कानून को कौमी असम्बली में एक जमात पेश करती है, सेनेट में दूसरी पेश करती है। जो जमहूरियत के दावेदार हैं, जो जमहूरियत के लिए कुर्बानी की बातें करते हैं, आज वो ये कानून पास कर रहे हैं कि सिर्फ एक सुप्रीम कोर्ट के फैसले की नफ़ी, जिस पर आज तक अमल दरामद नहीं किया, उसकी नफ़ी करने के लिए कानून पास किया। तो कल हर जमात जो यहाँ पर बैठी होगी वो कानून बनाकर हर फैसले की नफ़ी कर दिया करेगी। मुल्क कैसे चलेगा? और ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ये उनका फैसला नहीं है, ये आइन की इंटरप्रिटेशन है। उन्होंने आइन की तशरीह की है कि आइन की रूह क्या है इस मामले पर। ये अपनी तरफ से उन्होंने कोई फैसला नहीं जारी किया। हमेशा आइन या कानून की तशरीह जो होती है वो सुप्रीम कोर्ट ही करता है कि उसका हक़ है। उन्होंने कर दी तशरीह, क्योंकि हर चीज़ डिटेल में आइन के अंदर नहीं लिखी होती। उन्होंने तशरीह कर दी। आप आज इस फैसले से इस कानून से उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले की नफ़ी कर रहे हैं। तो एक अजीब मुल्क के अंदर माहौल है। आज पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट से कन्फ्रंटेशन में है, आमने सामने खड़े हैं। वो कहते हैं तुम फैसला करो, हम कानून बनाकर तुम्हारे फैसले की नफ़ी कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट कहता है तुम कानून बनाओ, मुझे पसंद नहीं होगा, मैं उसकी नफ़ी कर दूंगा। ये आज मुल्क की हालत है। क्या ये मुल्क के मसाइल हैं? आज एक हफ्ते से पूरी हुकूमत यही काम कर रही है और अभी ये मामला ख़त्म नहीं हुआ, ये मामला अभी जारी है। अभी आईनी तरमीम की कोशिश हो रही है। वो भी बिल हमने देखे नहीं है, लेकिन जो बातें सुन रही हैं वो इससे भी ज़्यादा खौफनाक है। और मैं चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब से तवक्को रखूँगा, उनके लिए लोगों के दिल में बड़ा एहतराम था, उस एहतराम में काफ़ी कमी वाक़या हो गई। आज वो अपनी, हम जिसे लेगेसी कहते हैं, उसको बहाल करने का एक तरीका है उनके पास। और मैं क्योंकि उनको सपोर्ट करने वाले, उनको जानने वाले लोगों में से था, तो मैं ये बात ज़रूर करूँगा कि आज अगर काजी फैज़ ईसा साहब सिर्फ ये कह दें
कि मैं किसी किस्म की एक्सटेंशन, चाहे वो एज बदलने से हो या चीफ जस्टिस की नौकरी बदलने से हो, जिस किस्म की भी हो, मैं कबूल नहीं करूँगा। तारीख उनको याद रखेगी। हो सकता है वो उन 3 सालों से या 3 दिनों से या 3 महीनों से महरूम हो जाएं, जो उनको एक्सटेंशन मिल रही है, लेकिन तारीख उनको याद रखेगी, इस सुप्रीम कोर्ट को भी याद रखेगी। ये मामलात जो है ये मामूली नहीं होते। थोड़ा सा तलावत होगी, थोड़ा अजान हो जाए, 1 मिनट लगेगा। तो गुजारिश ये है जी कि आज हम एक बड़े नाजुक मोड़ पकड़, मुल्क के मामलात क्या हैं, हुक्मरान क्या कर रहे हैं। हमारा वास्ता ना हुक्मरानों से है, ना अपोजिशन से है, ना इमरान खान से है, ना शहबाज शरीफ से है, ना असद जरदारी से है। हमारा ताल्लुक इस मुल्क के आइन से। ये मुल्क का आइन होगा तो मुल्क चलेगा। आज इस मुल्क की असम्बली, इस मुल्क की सेनेट इस मुल्क के आइन की नफ़ी कर रहे हैं, कानून पास कर करके, जिनकी नज़ीर किसी भी दुनिया के कानून साज इदारों में नहीं मिलती। रेट्रोस्पेक्टिव लॉज कौन सा मुल्क बनाता है? इसका मकसद क्या होता है? कानून आज बन रहा है, इतलाक जो होगा वो 7 साल पहले होगा। कानून के खिलाफ, कानून के मुताबिक कोई सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट फैसला कर दे, उसका इतलाक नहीं होगा। आप किस तरफ जा रहे हैं? आज मुल्क में क्राइसिस थोड़े हैं कि आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस भी खड़ा करना चाहते हैं। आज भी वक्त है, पीछे हटें, देखें ज़रा मुल्क के हालात क्या हैं, इस मुल्क के लोग कितनी तकलीफ में हैं, मुल्क के लोग क्या चाहते हैं। मुझे एक आदमी ले आए जो इस कानून का हमायती हो, जो हुकूमत ने पास किया। ये 2 कानून पास कर चुके हैं, अब आईनी तरमीम की कोशिश है। एक शख्स ले आए जिसको कहता है मेरी ज़िंदगी का जो तकलीफ है वो इन कानून के से उसका ताल्लुक है। क्या आपको इस मुल्क के लोगों की परवाह नहीं है? फिर फॉर्म 47 की हुकूमत कहा जाता है तो तकलीफ होती है। ये गुजारिश ये है कि खुदा के लिए इस मुल्क की भी को फिक्र करें। ये काले, अंधे, नाकाम, आइन से मुतसादिम, जमहूरी रवायात से मुतसादिम, पार्लिमानी रवायात से मुतसादिम कानून मत बनाएं। ये तबाही का बायस बनते हैं। हमने बहुत से ऐसे कानून देखे हैं, हमेशा बनाने वाले पर इसका इतलाक होता है। ये बात याद रखें, जो आज बना रहे हैं इस बात को याद रखें। हमने भी माजी में बनाए थे और इतलाक हम पर ही हुआ। नैब को हमने दिल से लगाए रखा, हम सब नैब में जेल में गए। तो इसलिए आज भी वक्त है, आज इस मुल्क के मसाइल हल करने का वक्त है। आज इस मुल्क के जो निफाक है उसको दूर करने का वक्त है। आज इतफाक़ का वक्त है। ये इन कवानीन से इतफाक़ नहीं आएगा, मज़ीद मामला बढ़ेगा। आप तबाही के रास्ते पर हैं। आज भी होश के नाखुन लें। अगर आप हुब्बुल वतनी के दावे करते हैं, अगर आप अवाम की खिदमत के दावे करते हैं, तो ये कवानीन ना हुब्बुल वतनी की मुजाहरा है, ना ये अवाम से मोहब्बत का मुजाहरा है। आज आपके पास कोई रास्ता नहीं है, आपको बैठना पड़ेगा एक जगह पर, आगे के रास्ते का तयन करना है। ये रास्ता आगे का नहीं है, ये एक बिगाड़ है, ये एक खराबी है, ये एक तबाही का रास्ता है। हमारा काम इस बात की निशानदेही करना है। हम ये जिम्मेदारी को महसूस करते हैं। बहुत शुक्रिया। साहब, आपने जो कानून साजी का जिक्र किया, मुतनाज़ा कानून साजी और आईनी तरमीम जो अभी आने वाली है आपने, इसमें आप अपोजिशन और हुकूमत दोनों को बराबर का जिम्मेदार समझते हैं कि या अपोजिशन का कुछ उसमें जो है किरदार में काम? नहीं, दोनों जिम्मेदार होते हैं। पार्लियामान में अगर आप बात नहीं करेंगे, पार्लियामान में मौका नहीं मिलता, बाहर जाके बात करें। अपोजिशन से मैंने कोई बात आज तक सुनी नहीं है। बहुत अच्छी बात है आपने की, मुझे बहुत अच्छी लगी है। लेकिन आप वज़ीर-ए-आज़म थे, आप जब वज़ीर-ए-आज़म थे तो उस वक्त फाटा का इंतज़ाम हुआ। आज जो कानून पास हुआ, आप स्टेज और माइक पे बैठे हुए यकीन से कह सकते हैं कि उस इंतज़ाम के जो फ़वाइद थे, जो मीडिया पर मखसूस अंदाज में दिखाए जाते थे, क्या वो अवामी ख्वाहिश थी या किसी और की ख्वाहिश थी? नहीं जी, वो अवाम की ख्वाहिश थी, लेकिन जो फैसले वहाँ पर हुए तो उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। फाटा के अवाम को PTI की हुकूमत जो सूबे में रही है उसने वो हकूक़ नहीं दिए। 29 तारीख को पेशावर में एक प्रोग्राम हो रहा है, आप वहाँ तशरीफ़ लें। वहाँ मैं सारी बहस आपके सामने रख दूँगा। एक आइनी तरमीम थी, तमाम जमातें शामिल थीं। फैसले हुए थे कि 100 अरब रुपया फाटा को 10 साल के लिए इजाफी दिया जाएगा। एक पैसा किसी ने नहीं दिया। मैं छोड़ दूँ उस बात को, चले ये 38 को इसके बाद जो सियासी जमातें पार्लियामेंट के बाहर हैं या प्रेशर ग्रुप से पार्लियामेंट के अंदर जो आप समझते हैं कि मोड़ इस हवाले से सामने आ सकती है, क्या कुछ प्लेटफॉर्म बनाने के लिए सियासी जमातें आगे आ रही हैं या आपने देखें
जो पार्लिमान में हुआ, आज तक मुझे याद नहीं है कि पार्लिमान के अंदर से मेंबरान को गिरफ्तार किया गया हो। ये आपको एक प्रिविलेज हासिल होता है, आपको गेट पे गिरफ्तार कर सकते हैं, बाहर सड़क पे गिरफ्तार कर सकते हैं, फिर इतला भी करनी पड़ती है, स्पीकर को कि हमने इसको क्यों गिरफ्तार किया है, कौन से कानून के तहत किया है। असेंबली के आते के अंदर से मुझे नहीं याद कभी कोई आदमी गिरफ्तार हुआ। ये बदनसीबी है और ये स्पीकर साहब को इसका बड़े सख्ती से नोटिस लेना चाहिए। अपने अफसरान को मुअत्तल करने से फ़ायदा नहीं होगा। आप पुलिस अफसरान जिन्होंने ये काम किया है उनसे बुला के पूछें कि आपने काम किस कानून के तहत किया है। अगर आज कोई जेल जाने का हकदार है तो वो लोग। और सर स्पीकर साहब ने उसकी कमेटी बनाई है, बकायदा मुअत्तल भी किया गया, कुछ लोग एक्शन भी लिया है, तो इस बारे में आप मज़ीद कमेटी से काम नहीं चलेगा, FIR दर्ज होनी चाहिए। आप असेंबली के तहफ़्फ़ुज़ स्पीकर के ज़िम्मे होता है, उनके असेंबली के मेंबरान पर हमला हुआ है, असेंबली के हाथे में बार करते कोई बात नहीं। मैं तो ये चाहता हूँ, मैं ये देखना चाहता हूँ कि क्या स्पीकर साहब उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर सकेंगे इजलास में आने के लिए। नहीं, क्योंकि जो PTI के स्पीकर थे वो तो नहीं कर सके। मैं 9 महीने असेंबली नहीं आ सका, तो कौमी असेंबली का मेंबर था, स्पीकर साहब प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं कर सके। तो ये मैं ना, यहाँ सारे कसूरवार हैं इसके अंदर। कल PTI कसूरवार थी, आज अगर ये भी उसका हिस्सा बनेगा, ये भी कसूरवार है। भाई साहब, सियासी और तरी माशी बुरे हालात, आप समझते हैं कि ये कोई और एजेंडा भी हो सकता है, ये सारा काम लपेट किया जाए उसके लिए माहौल यार और एजेंडे इस मुल्क के कभी काम नहीं आए। इस मुल्क का एक एजेंडा है, उसका नाम इस मुल्क का आइन है। अगर किसी का बेहतर एजेंडा है वो ले आए, हम उसके साथ चल पड़ेंगे। जब तक ये आइन है हम तो इसके साथ हैं। ये बात जब हम समझ आएगी तो शायद ये मुल्क आगे बढ़ पाए। अच्छा, मतलब आपने 2 कवानीन के बारे में बात की, नेशनल अमेंडमेंट और ये एक और की सेनेट में कानून पास हुआ है जिसका सुप्रीम कोर्ट में जिसकी तादाद बढ़ाने के बाद उसका क्या कहना है? वो पास नहीं हुआ, नहीं बिल को पेश हो गया जी, सुप्रीम कोर्ट की देखें, जो भी कानून बनता है इस किस्म का, उसकी वजूहात होनी चाहिए। क्या मकसद है ये कानून पास करने का, ये अवाम के सामने आना चाहिए। इस पर बहस होनी चाहिए पब्लिक में, पार्लियामान के अंदर। इसको टाइम मिलना चाहिए, हर कानून को टाइम मिलना चाहिए। मैं कहता हूँ 100 जज बना दें, कोई बात नहीं, 100 बना दें, लेकिन 100 का मकसद होना चाहिए। आप क्या मैं गारंटी कर सकेगी चीफ जस्टिस या जज या सेनेट या कौमी असम्बली कि जो बैकलॉग है अदालतों का वो ख़त्म हो जाएगा? सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में नहीं, बाकी अदालतों में भी ये भी उनके ताबे हैं। वहाँ जज बढ़ाने की जरूरत तो वहाँ पर है। जी जी सर, नवाज रजा साहब, देखिए ये मूव ही है ना, हम तो जगाना चाहते हैं। अपोजिशन भी सोई हुई है, तो हम बात कर रहे हैं, जागे हुए शायद हम भी ना हो। अब्बासी साहब, इस वक्त जो हुकूमत है वो 2 सियासी जमातों की है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग है, नून और पीपल्स पार्टी है। क्या ये इन दोनों बाज़ाहिर तो यही लग रहा है कि पार्लियामान में ये हैं और यही कानून साजी कर रही हैं, आइन में तरामीम कर रही हैं और अपनी मर्जी का कानून बना रही हैं, दूसरे मुखालफत के लिए कानून बना रही है। क्या आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया था हुक्म, इस तरमीम पर या आइनी इक़दाम पर किसी का हुक्म भी कार फरमा है या जो कुछ कर रहे हैं यही कर? सर मुझे हुक्म कार फरमा नहीं हो सकता। अगर आप जमहूरी लोग हैं, इलेक्ट हुए हैं, कौमी असम्बली में बैठे हैं, तो फिर आपका मैंडेट अवाम का दिया हुआ। अगर आप पे कोई दबाव है, गलत काम के लिए दबाव है, इस्तीफ़ा देकर घर चले जाओ। ये इज्जत का रास्ता है, ये इस मुल्क की बेहतरी का रास्ता है। कहा ये जा रहा है कि अभी जैसे आपने भी फरमाया कि प्रेसिडेंट सेट किए जाते हैं जो आने वाले दिनों में जो है वो मुश्किलात खड़ी करते हैं, नैब मेरी खड़ी करते हैं। तो अभी जो इमरान खान साहब के बारे में कहा जा रहा है कि उनका केस जो है वो आदमी में जो है वो ट्रायल किया जाएगा, उसको आदमी ट्रायल होगा, तो इससे भी तो क्या प्रेसिडेंट सेट नहीं हो जाएगा? क्या अंदर सारे केसेस जो है वो वहाँ? देखिए, प्रेसिडेंट ट्रायल से सेट नहीं होता, कानून से सेट होता है। कानून बड़ा वाज़ेह है। अगर आपने आर्मी एक्ट तोड़ा है, आपकी कार्रवाई भी सिविलियन भी हो आर्मी एक्ट के अंदर हो सकती है। ये मुझे नहीं पता क्या कानून किसने तोड़ा है, उसकी अगर किसी पर आप इल्ज़ाम लगाएंगे उसके हक़ाइक़ अवाम के सामने आने चाहिए। जी सियासी जमातें आपस में बातचीत करने के तैयार हैं, बयान आएगा, उसके दुश्मन से भी आप बात नहीं करेंगे, वहाँ पर के भी इतिहाद है, पुलिस राफा एहतजाज है, उसका वज़ीर-ए-आला आज इसका मंजर से गायब रहता है। ये मामला आगे कैसे बढ़ेगी? देखिए, बात इमरान खान साहब गलत कर रहे हैं। वो अपोजिशन में है, यहाँ मुज़ाकरात की बात नहीं है, मुझे क्या दोगे, मुझसे क्या लोगे। यहाँ बात मुशावरत की है कि मुल्क आगे कैसे बढ़ेगा, अवाम की तकलीफ़ कैसे कम होगी, इस मुल्क के नौजवान को उम्मीद कैसे दी जाएगी। आज ज़रूरत इस बात की है। ये कुर्सियाँ सब छोड़ आए घरों में, अपने जो आपके दावे हैं या आपके वादे हैं ये सब एक तरफ कर दें, मुल्क की बात करें, उसके लिए सबको करनी पड़ेगी। शुक्रिया।